तभी उसका इफेक्ट होगा। वो तीन तरह के इफेक्ट है, दो हर जगह होते हैं, एक कंडीशनल है। वो तीन इफेक्ट है। वो जब भी होगा जब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो इफेक्ट ही नहीं होगा। जैसे कि प्लास्टिक है, इसका करंट फ्लो नहीं करता, इनमें तीनों में से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं करता है ना। इफेक्ट ऑफ करंट, द फिजिकल चेंजेस ऑफ सीन बाय द physical or chemical changes seen by observed when current is passed through any object. इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ करंट। तो एक इफेक्ट है नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिस पे जूल्स लॉ भी आता है, जूल्स लॉ वो इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? whenever current is passed through any conductor, क्या वो लिक्विड फॉर्म में हो क्या सॉलिड, अगर करंट पास हो रहा है, अब प्लास्टिक के ऊपर करंट नहीं पास हो रहा तो ये इफेक्ट नहीं होगा। पहले बता चुका इफेक्ट कब होगा? जब करंट फ्लो कर रहा है, करंट पास ही नहीं हो सकता तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। whenever current is passed through any conductor it become hot, तो जरूर गर्म होगा, कुछ ज्यादा कुछ कम। कितना ज्यादा गर्म वो डिपेंड करेगा दूसरा आगे पता चल जाएगा। हम इसमें नहीं जा रहे क्वांटिटी कितनी हीट होगी, उसको उस इफेक्ट को करंट में कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। whenever current is passed through any conductor it become hot, this effect of current is known as हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब वो कंडक्टर चाहे सॉलिड स्टेट में हो चाहे लिक्विड स्टेट में, अगर करंट पास हो रहा है तो हीटिंग इफेक्ट तो होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल मेटल के जो कंपाउंड होते हैं वो आयोनिक होते हैं, आयोनिक कंपाउंड का जो एक्वस सॉल्यूशन है मोल्टेन फॉर्म में होता है, उसमें करंट पास होता है तो वो भी गर्म हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। आप देखते हैं आपके घर में आप यूज करते हैं, आपको डेली का जरूरत है, आपको एक मोबाइल है, बहुत देर तक उसको आप उसमें क्या नाम है चार्जर भी लगाते हैं, तो आप क्या देखते हैं? गर्म हो जाता है। तो बहुत सारी वजूहत होती है कि करंट जब कहीं पास होगा तो थोड़ी बहुत हीट जरूर पैदा होगी, कहीं ज्यादा नहीं तो होगी जरूर। दूसरा इफेक्ट है करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जब भी किसी चीज में से करंट पास होगा, whenever current is passed through any object, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, अब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, जब तक एंड दैट फील्ड एग्जिस्ट टिल करंट इज पासिंग, यानी उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कहां पैदा होती है? मैग्नेट के चारों। मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट अफेक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट्स, वेयर इट अट्रैक्ट और रिपेल, अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंस। वो जो रीजन है, वो एरिया जहां पे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, वो रीजन को उसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेट के चारों तरफ, जैसे मैग्नेट है इसके चारों तरफ वो सारा हिस्सा जहां वो दूसरे मैग्नेटिक सरफेस को अट्रैक्ट कर रहा है, वो सारा हिस्सा ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट, वो सारा एरिया क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट जब पास होता है तो ऐसी ही फील्ड पैदा होती है जैसे मैग्नेट से पैदा होता है। इसका मतलब है जिस ऑब्जेक्ट में करंट पास हो रहा है वो जब तक करंट पास हो रहा है वो बिहेव करता है लाइक ए मैग्नेट। नेक्स्ट चैप्टर में इसकी डिटेल पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहां पे हम सिर्फ करंट का इफेक्ट पढ़ रहे हैं कि whenever current is passed through an object, आगे यू भी लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, हम इसको यू भी लिख सकते हैं whenever a current is passed through any object, so then it behave like a magnet as long as current is passing through it. जब करंट पास होना बंद कर देगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये तो हर क्या वो लिक्विड है सॉलिड, कहीं ज्यादा फील्ड पैदा होगी मैग्नेटिक फील्ड, कहीं स्ट्रांग होगी कहीं वीक होगी, वो अलग चीज है, वो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तीसरा इफेक्ट है करंट का, वो स्पेशल कंडीशन है केमिकल इफेक्ट। क्या? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ये इफेक्ट जो है ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स को होता है। क्या होता है? दिस इफेक्ट टेक्स प्लेस ओनली इन इलेक्ट्रोलाइट्स और कहीं नहीं होता। यानी आप कॉपर में करंट पास करती है, कॉपर गुड कंडक्टर है, करंट पास हो जाएगा, उसमें हीटिंग इफेक्ट होगा, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। आप भूल गए और फिर तो याद भी हो भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। पहली शायद इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड को कहते हैं। कंपाउंड कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट जाता है?
which break up into ions fully or partially, जो थोड़ा या ज्यादा आयंस में टूट जाए इन एक्वस सॉल्यूशन, जो पानी में घोलने पे आयंस लेते हैं, जैसे मेटल के सारे कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड ब्रेक अप इनटू आयंस। एक्सेप्शन केस बहुत कम, मतलब बहुत ही कम ब्रेक होते हैं आयंस के अंदर, नेग्लिजिबल, तो वो हमको कह सकते हैं थोड़ा बहुत तो हर मेटेलिक कंपाउंड पानी में घोलते हैं, मोल्टेड फॉर्म में है आयंस देते हैं। दूसरी इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन ये भी थी, these are those compounds to be current in pass in their molten form or aqueous solution। सॉलिड फॉर्म में हम केमिस्ट्री में कर रहे हैं पार्ट, तो सॉलिड फॉर्म में अगर एक कंपाउंड होगा, इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड में करंट पास नहीं होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन इन सॉलिड फॉर्म इज सो स्ट्रांग दैट आयंस कैन नॉट मूव। आयंस के मोशन को ही करंट कहते हैं, जब वो मूव नहीं करेंगे तो करंट भी नहीं फ्लो करेगा। करंट का फ्लो करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में जब या तो मोल्टेन फॉर्म में हो या एक्वस सॉल्यूशन नहीं, पानी में घुलने के बाद तो आयंस की बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है, वो मूव कर सकते हैं। ड्यू टू हीट उनके बीच की जो स्ट्रॉन्ग फोर्स थी वो वीक हो जाती है ड्यू टू मोल्टेन फॉर्म में। पानी में घोल देते हैं ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर, वो थोड़ा सा उनके बीच के अंदर आयंस है वो स्प्लिट हो जाते हैं, आयंस की जो पार्टिकल्स है दो, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है और वो आसानी से मूव कर सकते हैं। अब कोई नॉन कंपाउंड है जो नॉन आयोनिक है, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं, जैसे शुगर, शुगर को पानी में घोल दो करंट पास नहीं होगा, क्यों? शुगर को आयंस नहीं देगा, करंट आयंस को ही फ्लो करने को करंट देते हैं सॉल्यूशंस के अंदर। जब आयंस है ही नहीं तो वो मॉलिक्यूल मूव करेंगे, फिर उसके मोशन को कराने के लिए आयंस के फ्लो को करंट देंगे, मॉलिक्यूल मूव करना है उसको करते हैं, उसको थोड़ा दे पर पेट्रोल है या डीजल है या कोई भी ऑयल है तो करंट पास नहीं होता क्योंकि आयंस नहीं। तो ये जो करंट का इफेक्ट है, ये क्या होता है कि व्हेनेवर करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब भी करंट पास होगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, पॉजिटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव पोल दैट इज कैथोड वेयर इट विल रिएक्ट एंड फॉर्म द न्यू सब्सटेंस, वेयर क्या नाम है negative ion that will move towards positive pole which is called anode where it will react। यानी आयन सॉल्यूशन जब हम इलेक्ट्रोलाइट करंट पास करते हैं तो रिएक्शन होती है कैथोड पे और एनोड पे। ये हमने 9th में उसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री के कि क्या नाम है डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें फर्स्ट चैप्टर में डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तो होती है हीट से, तो हमने क्या कहा था थर्मल डिकम्पोजिशन। एक कुछ कंपाउंड लाइट की वजह से डिकम्पोज होते हैं, सिल्वर के खासतौर से सिल्वर के कंपाउंड में लाइट पड़ेगी तो डिकम्पोज हो जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। क्या? फोटो डिकम्पोजिशन। कुछ कंपाउंड डिकम्पोज होते हैं करंट पास करके, समझ में आया? उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन या इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जो है करंट पास करने से वो जो डिकम्पोज हो रहे हैं कंपाउंड वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट में होगी। आपका कॉपर का वायर है वो हीट तो पैदा करेगा, गर्म हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उसके चारों तरफ पैदा होगी, हल्की होगी, वो अलग बात है, जब उसको कॉइल बना दे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन आयंस जारी करते हैं एनोड के एनोड में और आयंस इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में अगर करंट पास होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगी इसमें चारों तरफ अगर करंट पास हो रहा है, और साथ में केमिकल रिएक्शन भी होगी, है ना। और ये आप पढ़ेंगे क्या नाम है आपने 9th के अंदर 10th के अंदर आप पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री का चैप्टर है रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ दी जो मेन स्टेप है मेटलर्जी का। तो वो बहुत से कंपाउंड जो है वो हमें जरूरत वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो बहुत महंगा होता है या काम नहीं करता, वो इलेक्ट्रोलाइटिकली यूज करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड मोल्टेन फॉर्म में लेंगे उसको इलेक्ट्रोलाइटिकली यूज करेंगे, हमें कैथोड पे सोडियम मिल जाएगा। जब केमिस्ट्री के अंदर इसको दोबारा रिपीट कर देंगे, रिवाइज कर देंगे, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट पे डिकम्पोज होना
करंट यानी केमिकल रिएक्शन का होना, करंट पास होने पे उन्हें क्या बोलते हैं हम? केमिकल इफेक्ट। करंट डिटेल हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और एक आध एग्जाम में इसमें भी होगी, ठीक है। ये दो इफेक्ट हर जगह होंगे। ये इफेक्ट जो होगा ये इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। ये दो इफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट में नहीं होंगे, सॉरी ये दोनों इफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट में भी होंगे, लेकिन केमिकल इफेक्ट कहाँ नहीं होगा? वायर में नहीं होगा, है ना, सॉलिड वायर के अंदर ही नहीं होगा। ये तीनों इफेक्ट कहाँ मिलेंगे आपको? इलेक्ट्रोलाइट में तीनों इफेक्ट मिलेंगे। लिक्विड वायर है उनमें हीटिंग इफेक्ट होगा और केमिकल कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, केमिकल इफेक्ट नहीं होगा। वायर में करंट पास जगह केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो व्हाट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट? कि whenever current is passed through an electrolyte, then a chemical reaction takes place. This effect of current is known as chemical effect. अब हम हीटिंग इफेक्ट पे आगे आ रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट पर एक डिवाइस बनाई गई, फ्यूज। फ्यूज क्या है? फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। इसमें ये हीट की वजह से मेल्ट हो जाता है। ये वायर, कोई भी वायर लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसकी प्रॉपर्टी में, गुड कंडक्टर बट लो मेल्टिंग पॉइंट। फिर जब करंट जब रिलेटिविटी उसकी रिलेटिव वैल्यू उसमें वैल्यू दे रखी है, उससे ज्यादा करंट पास हो तो वो मेल्ट हो जाता है। उससे क्या होता है कि वो जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। तो करंट पास होने के लिए सर्किट का पूरा होना कंडीशन चाहिए ना। करंट पास व्हाट आर द कंडीशन टू फ्लो द करंट? प्रेजेंस ऑफ फ्री पार्टिकल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होनी चाहिए व्हिच इज डेवलप्ड बाय सेल या बैटरी, और तीसरा सर्किट शुड बी कंप्लीट सर्किट। वो तो करंट फ्लो स्विच ऑफ कर दोगे लाइट चली जाएगी, क्योंकि स्विच ऑफ होने से सर्किट ब्रेक हो गया। बात समझ में आ गई? तो क्या बताया था मैंने आपको? ये फ्यूज जो है ये एक लो मेल्टिंग पॉइंट डिवाइस होती है, जनरली इन द फॉर्म ऑफ वायर। तो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और ये इस तरह बनाया जाता है, इसकी एलॉय भी होता है, ये दो तीन एलिमेंट को मिला के भी बनता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट पास हो जाएगा, लेकिन ज्यादा करंट पास होगा तो वो बेड होगा से सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो व्हाट इज फ्यूज? फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस व्हिच मेल्ट्स ऑन पासिंग एक्सेसिव करंट। वो एक्सेसिव करंट पास होने पे क्या होता है? मेल्ट हो जाता है एंड ब्रेक द सर्किट, and the devices through which current is passing remain safe because excessive current may damage the device. ये बात समझ में आ गई? तो fuse is a safety device which melts when the current more than specified value passes through it. अब इसमें मान लो 1 एम्पियर का फ्यूज है, तो 1 एम्पियर का फ्यूज का मतलब वो कि it is a fuse, it is a safety device through which 1 ampere current can pass safely. If the value of current will increase, a strength of current will become more than 1 ampere, it will melt due to heating effect of current and break the circuit. ये मेल्ट हो जाएगा। 10 एम्पियर फ्यूज जो होता है, ये कौन सा फ्यूज कहलाता है? It is a device, safety device, which melts connected in a circuit, connected in an electric circuit, and it melts when current more than 10 ampere passes through it. It melts due to कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे? हीटिंग इफेक्ट, वो मेल्ट हो जाता है एंड द सर्किट ब्रेक्स। इस तरह पावर में 15 एम्पियर फ्यूज यूज होता है जनरली। 15 एम्पियर से ज्यादा पास होगा तो ही मेल्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज फ्यूज? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस व्हिच मेल्ट्स व्हेन द करंट मोर देन स्पेसिफाइड वैल्यू passes through it, and due to it melts due to heating effect, है ना, and due to melting क्या होता है? सर्किट ब्रेक्स एंड द एक्चुअल डिवाइस जो होती है वो क्या रहती है? इट रिमेन सेफ, वो डैमेज नहीं होता। टीवी है, वीसीआर है, या आपका क्या नाम है, वो जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं, अगर ज्यादा करंट पास हो जाए तो उसकी पार्ट बहुत महंगे होते हैं, तो ज्यादा करंट पास हो तो पार्ट डैमेज देंगे, तो इसलिए उसमें फ्यूज लगाया जाता है ताकि फ्यूज की ज्यादा करंट पास हो तो फ्यूज मेल्ट हो जाए और वो पार्ट डैमेज ना हो। जैसे लैपटॉप है ना, कंप्यूटर है, तो उसके पार्ट्स महंगे होते हैं, तो उसमें एक सेफ्टी डिवाइस दी जाती है जिसको हम फ्यूज कहते हैं। और सेफ्टी डिवाइस का क्या काम है कि व्हेनेवर करंट बिकम
value of current increases more than specified value, ठीक है, तो वो एकदम मेल्ट हो जाता है, उस वैल्यू तक सेफ रहेगा जहां तक उसने स्पेसिफाई कर दिया। 1 एम्पियर तो 1 एम्पियर तक करंट आराम से पास हो जाएगा, 1 एम्पियर से कम भी पास हो जाएगा, लेकिन फिर 1 एम्पियर से ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी क्या होगा? इसलिए आमतौर से कॉपर वायर को लोग फ्यूज स्कूल जाकर तो कॉपर का वायर तार निकाल के वो लगा देते हैं, फ्यूज के अंदर सॉकेट होता है, वो नहीं यूज करना चाहिए, स्पेसिफाइड फ्यूज यूज करना चाहिए स्पेशल वैल्यू का। तो जो कॉपर वायर के अंदर गुड कंडक्टर तो है जो फ्यूज की क्वालिटी है, बट शुड द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज शुड बी गुड कंडक्टर। दूसरी बात ये कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, so if high current will pass through copper wire, the device will not melt, as a result the device, the electronic device, उसके कुछ पार्ट जो वो ज्यादा करंट पास की वजह से क्या हो जाएंगे, they will damage, वो उसमें डैमेज हो जाएगी, जल जाएंगे, समझ आ गया? तो इसलिए हमें कॉपर वायर को एज ए फ्यूज यूज नहीं करना चाहिए, जो अक्सर हम लोग कर बैठते हैं। कॉपर वायर का सॉकेट या फ्यूज का सॉकेट है, तो हम कॉपर वायर बांधे से दोनों तरफ तो करंट तो पास होगा, लेकिन उसमें कमी क्या है कि वो क्या होता है, मैं उसमें जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले में ज्यादा करंट पास करेगा तब जाके मेल्ट होगा, ज्यादा करंट पास होगा तो डिवाइस जो है आपकी वो डैमेज हो जाएगी। तो फ्यूज समझ में आ गया आपको? नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पावर। पावर जो है इसको फॉर्मूले में डिफाइन करेंगे। पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी कंज्यूम बाय द अप्लायंस अपॉन टाइम। टाइम का हमने पढ़ा व्हाट इज पावर, पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वर्क डन बाय यूनिट टाइम, जहां भी कोई फॉर्मूला है वही डेफिनेशन, वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। या जितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम बाय एन ऑब्जेक्ट इन हाउ मच टाइम, यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट। अब पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वॉट। अब मैंने आपको बताया कुछ दिमाग में बिठा लो कि जब भी यूनिट को डिफाइन करो तो वही वैल्यू बनाओ जो आपकी जिसको डिफाइन कर रहे हैं। 1 वाट को डिफाइन करोगे या 1 आना चाहिए, वैल्यू कैंसिल करके फॉर्मूले के, तो क्या होगा 1 जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट और एनर्जी का यूनिट दोनों क्या है, जूल है, यहाँ 1 और नीचे 1 से ऐसा यूनिट हम डिफाइन कर रहे हैं। तो व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ पावर, वॉट, ठीक है। तो 1 वाट की डेफिनेशन क्या होगी, आई टोल्ड यू 2 वाट, इफ और देन से याद करो तो जल्दी याद हो जाएगी, इससे शुरू करो देन करो। इफ 1 जूल इज द वर्क डन बाय द अप्लायंस इन, यहां पे लिखिए क्या, इन 1 सेकंड, ये 1 है ये भी 1 है। इफ 1 जूल वर्क इज डन बाय द अप्लायंस इन 1 सेकंड, देन द पावर ऑफ द अप्लायंस विल बी 1 वाट। अब आपका 60 वाट का बल्ब है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे 60 वाट को, या 60 लिख दो और यहाँ पे 60 बनाना है नंबर 2 करके, तो आसान करके ऊपर 60 बनाओ नीचे 1 लिखो, जो 50 इंफाइनाइट तरीके। तो ऊपर क्या करते हैं 60 जूल और नीचे 1 सेकंड, 60 अपॉन 160 बन जाएगा। फिर कैसे डिफाइन करेंगे 60 वाट, इफ एन अप्लायंस कंज्यूम 60 जूल वर्क, एनर्जी की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ द अप्लायंस कंज्यूम 60 जूल एनर्जी, if an appliance consumes 60 joule energy in 1 second, then the power of the appliance will be 60 watt. Then if an appliance does 160 joule work in 1 second, तो जितना वर्क वो अपनी एनर्जी कंज्यूम होगी आइडियल कंडीशन में। अब आपको डिफाइन करना है 1 किलोवाट। आपके बल्ब आता है 60 वाट का, बल्ब आता है 100 वाट का, 1000 वाट का, आप 1 किलोवाट को डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसको वाट में बदल कर डिफाइन करें। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, 1000 वाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट। इसको इसी फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करो, तो 1000 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आसानी के लिए आसान तरीका, न्यूमरेटर 1000 कर दो, 1000 जूल अपॉन 1 सेकंड, तो 1 किलोवाट को कैसे डिफाइन करेंगे, if 1000 joule work is energy is consumed by an appliance in 1 second, then the power of the appliance will be 1 kilowatt या 1000 watt या 1 kilowatt। तो इस
जरा कितने भी वॉट को डिफाइन कर लोगे फॉर्मूले की हेल्प से डिफाइन करना चाहिए। वन वॉट की डेफिनेशन समझ में आ गई कि 1 जूल वर्क इज डन या 1 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड। टाइम भी अलग होगी क्योंकि फॉर्मूले में वर्क डन और टाइम या एनर्जी और टाइम दोनों आ रहे हैं, तो टाइम को भी आसानी के लिए टाइम को 1 रखो और न्यूमरेटर में वही वैल्यू रखो जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें 60 चाहिए ऊपर 60 कर दो, 100 वॉट चाहिए तो ऊपर 100 कर दो, न्यूमरेटर में 100 डिनोमिनेटर में 1। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई? Should I proceed further? Next. तो पावर हो गया। अब हम आ रहे हैं जूल्स लॉ की। इसके बाद हम करो इफेक्ट ऑफ हीटिंग समझ में आ गया, इफेक्ट ऑफ करंट, सॉरी इफेक्ट ऑफ करंट कितने बताए हमने? हैं? अरे कितने बताए इफेक्ट ऑफ करंट? 3 बताए। याद लेंगे जिसमें हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट तो हर जगह होता है जहां भी करंट पास हो रहा है, और केमिकल इफेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है। लेकिन वहां काफी इफेक्ट भी होते हैं। ये मत सोच लेगा इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल इफेक्ट होगा काफी नहीं होगा, वो गर्म भी हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, उसमें जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगी जब तक करंट पास हो रहा है। अब हीटिंग इफेक्ट में जूल्स ने हीट को बहुत काफी काम करा, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो हमने निकाला, इसको मैं फॉर्मूले से शुरू करता हूं, आगे फॉर्मूला डेरिवेशन बाद में आता है, हम पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है? इसको वर्ड्स में लिखो, कितने फैक्टर पे हीट डिपेंड करती है। अभी हमने कहा ना करंट पास करने पे हीट पैदा होती है, तो हीट कितने फैक्टर पे डिपेंड करती है, इसमें फॉर्मूले में आ गया। कितने फैक्टर? 3। इनको अपने इनको वर्ड्स में लिख दो। तो ये किसने निकाला था? जूल ने निकाला था। इसको क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो पहले आप लिखेंगे व्हेनेवर करंट इज पास थ्रू एनी कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस हीट। ये तो बताना पड़ेगा कि भाई हीट कहां से आई? करंट से पैदा होगी। दिस हीट, ये जो हीट पैदा होगी, दिस हीट, अब ये जो है जो बताइए आई की कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली इनवर्सली? डायरेक्टली सेम पोजीशन पे होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। अगर एक न्यूमरेटर में एक फैक्टर हो दूसरा डिनोमिनेटर में हो तो वो इनवर्सली मिलाते हैं, मैच करेंगे। तो एक तो ये आ गया, दूसरा आर के साथ क्या होगा? डायरेक्टली। और तीसरा टाइम के साथ क्या होगा? ये करंट है, ये रेडिंग वो है रेजिस्टेंस है, ये टाइम। तो अब याद रखो कि 3 चीजों पे डिपेंड करता है, तो हम एक वक्त में एक स्टेटमेंट लेंगे, बाकी को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि ये लॉ होता है जब कोई चीज एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी 2 या 2 से ज्यादा पे डिपेंड करती है, तो हम रिलेशन दो एक गिवन को फिजिकल क्वांटिटी और एक को लेकर दे रहे हैं, तो जो बाकी वो फिजिकल क्वांटिटीज में इन्वॉल्व है उनको कांस्टेंट मानते हैं। क्या? कांस्टेंट, प्रोवाइडेड दिस इज कांस्टेंट, जो भी फॉर्मूले में इन्वॉल्व है। ये रूल है फिजिक्स का और मैथ्स का। तो हम लिखेंगे हीट ऑन पासिंग करंट हीट इज प्रोड्यूस्ड, ऑन पासिंग करंट थ्रू कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस्ड, दिस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोल दो इसे, स्क्वायर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। आई स्क्वायर है ना, स्क्वायर आई करंट, स्क्वायर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ current provided resistance of the conductor and time to which current is passed are constant. दो constant कर and heat or passing the heat produced by passing current is को बोलो directly proportional to resistance of the given conductor जिसमें heat current pass कर रहा है, provided काफी दो रहेगा ना, provided strength of current to strength of the current passing through the conductor and time to which current is passed are constant. Third, and heat produced on passing current is directly proportional to time to which current is passing the conductor. Provided current स्क्वायर नहीं बोलेंगे, फॉर्मूले में स्क्वायर आएगा। I provided current passing through the conductor, strength of the current passing through the conductor, and the resistance of the conductor are constant. बड़ा आसान है, आप एक बल्ब लीजिए 60 वॉट का, एक बल्ब लीजिए 100 वॉट का, और उसके अंदर सेम सोर्स से आप इसमें 5 करंट पास कीजिए, 60 वॉट में 5 मिनट पास कीजिए, और दूसरा एक बार वो 60 वॉट का लीजिए, उसमें 10 मिनट पास कीजिए। तो जहां करंट कम पास किया वो कम गर्म होगा, जहां करंट ज्यादा देर तक पास किया वहां करंट ज्यादा होगा।
प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह एक जगह करंट पास कर रहे हैं आप 10 वोल्ट का करंट, और आप ये सोच सीधा सीधा 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है, तो हमने 4 सेल कंबाइन करके कितने वोल्ट हो गया? 6 वोल्ट का 4 सेल से करंट पास कर रहे हैं। उस थोड़ी देर बाद उसको हीट आप टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। उसी में फिर हम 6 से 8 सेल कंबाइन कर दें, तो 8 सेल का वोल्टेज कितना हो जाएगा? ये कितने मिल कर 1.5 को मल्टीप्लाई करता है, 4 सेल थे, अगर हम 8 सेल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 8 सेल लगा के करंट पास करेंगे उसी डिवाइस के अंदर, और हम देखेंगे करंट हीट देखेंगे तो वो ज्यादा गर्म, उसका मतलब है करंट बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो हीट भी बढ़ गई, तो करंट बढ़ रहा है तो हीट भी बढ़ गई। जहां करंट कम था वहां हीट कम थी, और जहां करंट ज्यादा था वहां हीट ज्यादा थी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये बात समझ में आ गई? सिमिलरली आपने एक डिवाइस ली, आपने उसमें 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट पास करा, उसी डिवाइस से आपने 30 ओम के या 20 ओम के करंट में ऑब्जेक्ट में करंट पास करे फॉर सेम टाइम, वो सेम करंट, यानी नंबर ऑफ सेल्स शुड बी सेम, और टाइम भी सेम होना चाहिए। तो आप देखेंगे 10 वोल्ट ओम वाला जो है ये कम गर्म है, और 30 ओम वाला ज्यादा गर्म। तो द डिटेल्स ऑफ दिस हाउ विल यू प्रूव इट, हम ऐसा चाहे तो प्रूव कर सकते हैं। ये बस ये कि हम ये ध्यान रखें, अगर हम करंट के लिए प्रूव कर रहे हैं तो वोल्टेज सेम होनी चाहिए, रेजिस्टेंस और टाइम अलग, क्या नाम है, सॉरी, ये वोल्टेज चेंज होनी चाहिए, इससे करंट बदलेगा, लेकिन रेजिस्टेंस और टाइम सेम होना चाहिए। सेकंड केस में करंट सेम होना चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए, रेजिस्टेंस बदलना चाहिए, ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा करंट होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट को जब हम मिला देंगे तो ये किसने बताए थे तीन स्टेटमेंट, एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जूल ने। तो इसको क्या बोलते हैं? Joule's law of heating. And repeating what is Joule's law of heating? Whenever current is passed through a conductor, it produces heat. This heat is directly proportional to the value of the current, provided resistance of the given conductor and time to which current is passed are constant. This heat is also directly proportional to resistance of the conductor, provided strength of current to be strength of current passing through the conductor and time to which current is passed are constant. And this heat is directly proportional to the time to which current is passed, providing strength of current passing through the conductor and resistance of the conductor are constant. तो जब इनको हमने कंबाइन करा मैथमेटिकली, तो जब फॉर्मूला बना H = I स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला आपको हीट का याद है, तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख दो, जो उसने बताया था यूज लॉ ऑफ हीटिंग मिल जाएगा। आगे समझ में फॉर्मूला भी आ गया, मैं उसकी स्टेटमेंट की समझ में आ गई, तीन स्टेटमेंट को मिला के यूज लॉ बनता है। अब हमारे फॉर्मूले के ऊपर इसको मैं करता हूं, आप इसको ताली अभी लिख लीजिएगा मेरे जाने के बाद, जस्ट ताकि आप भूले नहीं करता। अब मैं पावर के फॉर्मूले 5 फॉर्मूले बनते हैं पावर के, हमारे कोर्स में है, तो 5 ही एनर्जी के फॉर्मूले बनते हैं, और उनके हर एक में न्यूमेरिकल आपको बुक में मिल जाएगा, हमें आने चाहिए बात। पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ? वर्क डन अपॉन टाइम, ये इसका बेसिक फॉर्मूला। वर्क डन इन यूनिट टाइम से पावर डिफाइन होती है। वर्क डन बाय एन अप्लायंस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर ऑफ द अप्लायंस। अभी डेफिनेशन की ना मैं, वर्क डन की जगह आप क्या लिख सकते हैं? एनर्जी कंज्यूम बाय द अप्लायंस, क्योंकि जब अप्लायंस में करंट पास करते हैं एनर्जी यूज करता है, एनर्जी कंज्यूम बाय द अप्लायंस इन यूनिट टाइम। दोनों डेफिनेशन लिखनी, ठीक है? जब आप यूनिट डिफाइन करें तो सब यूनिट लिखते हैं, यहाँ 1 वाट एसआई यूनिट, यहाँ पे 1 जूल, यहाँ 1 सेकंड, इफ और देन की मदद से डिफाइन करेंगे। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? कौन से फॉर्मूले में वर्क डन आता है? पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में वर्क डन आता है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, पहले एफिशिएंसी पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन बाय यूनिट चार्ज when it moves across 2 points, when it moves across, so that work done is called potential difference across the 2 points. जितना वर्क डन हुआ है वो 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है बाय यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज अगर
5 जूल वर्क कर रहा है इन मूविंग अक्रॉस द रोड, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में कितना होगा 5 वोल्ट। अगर 10 जूल वर्क कर रहा है 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज 5 जूल वर्क कर रहा है तो 5 वोल्ट, और अगर 10 जूल वर्क कर रहा है 1 कूलम चार्ज क्या 1 कूलम, सॉरी क्यों लिख दिया मैंने, इतना 10 जूल वर्क करता है इन मूविंग अक्रॉस 2 पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट विल बी 10 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम, क्या वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। इससे वर्क डन का फॉर्मूला निकल आएगा, जो एनर्जी का न्यू भी लिख सकते हैं इसकी जगह, क्या फॉर्मूला बनेगा वर्क डन या एनर्जी का, क्या पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये तो बनेगा ना। ये फॉर्मूला हमने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 पावर क्या हो जाएगी, वर्क की जगह क्या आ जाएगा v क्यू, वर्क v क्यू के बराबर है ना, और टाइम की जगह टाइम ही देगा, तो फ्रॉम 1 एंड 2 को मिलाएंगे तो v क्यू अपन की हो जाएगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे जब वोल्टेज मालूम है, चार्ज मालूम है और पावर मालूम है, पावर निकालनी हो, वोल्टेज और चार्ज से वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब Q by T हम जानते हैं Q by T किसके बराबर होता है, करंट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकंड इन यूनिट टाइम, क्या कहलाता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ करंट, I इक्वल टू Q by T। शुरू में बताया था करंट की डेफिनेशन में, तो Q by T ये क्या है, तो पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम, इसको 3 मान लिया, फ्रॉम 3 एंड 4, इसको 4 मान लिया, फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4, T इज इक्वल टू क्या V इनटू I, तो Q by T I बन जाएगा, V इनटू I जो है इसका प्रोडक्ट क्या होता है पावर के प्रोडक्ट, V भी SI यूनिट है वोल्ट में, और I भी SI यूनिट है एम्पीयर में, तो पावर काय में आएगी वाट में आएगी, तो क्या SI यूनिट से SI यूनिट ही निकलता है। बात समझ में आ गई ये नहीं आ रही, ओके। अब ओम्स लॉ को यूज करें, बाय ओम्स लॉ, I की वैल्यू पुट कर दो, ओम्स लॉ से यहां पे आप लिख दीजिए, ओम्स लॉ से क्या है I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो I की वैल्यू पुट कर दो V अपॉन R, तो यहां पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, V तो अपनी जगह रहेगा, I की जगह क्या जाएगा V अपॉन R, तो क्या बन जाएगा ये V स्क्वायर अपॉन R। ये हमारा ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा। और अगर V की वैल्यू पुट करें, V किसके बराबर है I इंटू R, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V की वैल्यू पुट करें तो I इंटू R आएगा, यहाँ पर V की वैल्यू I इंटू R इंटू I, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा I स्क्वायर इंटू R, ये फॉर्मूला हमारा पांचवा फॉर्मूला है। तो पावर के 5 फॉर्मूले क्या हो गए, पहला फॉर्मूला वर्क एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, ये वर्क डन अपॉन टाइम। दूसरा फॉर्मूला वोल्टेज और चार्ज से निकालता हूं PQ अपॉन I, VQ अपॉन T, VQ अपॉन T अब ये रहेगा वर्क की जगह PQ आ जाएगा, काफी का वर्क डन इक्वल टू PQ। पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन जाएगा V इनटू T, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आगे जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से VQ अपॉन T आएगा, और Q अपॉन T किसके बराबर होता है I के, तो Q अपॉन T की जगह I ले तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा VI, V इनटू I, समझ में आ गई। और अगर I की वैल्यू पुट करें तो V अपॉन R होता है, तो V अपॉन R इनटू V करेंगे तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, ये चौथा फॉर्मूला। और अगर V की वैल्यू पुट करें तो IR होता है, क्या हो जाएगा I स्क्वायर इनटू R, क्या हो जाएगा वो I स्क्वायर इनटू R, I स्क्वायर इनटू R, I इनटू क्या करेगा मैंने क्या लिखा है नहीं, हाँ सॉरी R इनटू I, तो
I into I dt I square into R dt। अब आपको एनर्जी इसी से 5 फॉर्मूले एनर्जी के बन जाएंगे। पहले एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा पावर इनटू टाइम। कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई पावर इनटू इस पे डिपेंड कर अक्सर आते हैं एग्जाम में। यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा एनर्जी कंज्यूम या वाटर एक ही बात है। इस फॉर्मूले से बनेगा वो क्या जल्दी बताइए पावर इनटू टाइम। अगर वो पावर दे रखी है वॉट और वो एनर्जी पूछ रहा है तो अलग फॉर्मूले की होगा क्योंकि इस फॉर्मूले के अलावा कहीं और यूज नहीं होगा एनर्जी कंज्यूम। यहां से अगर आप निकालें एनर्जी कंज्यूम का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा यानी पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। ये बेसिक फॉर्मूला है तो ये पूरा जो पावर है इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा टाइम से टाइम क्या हो जाएगा कैंसिल क्या बचेगा v इंटू क्यू। क्या समझे टाइम से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि पूरा पावर टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम से टाइम कैंसिल v क्यू बचेगा। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम ये पूरा क्या है पावर और उसको कैसे मल्टीप्लाई करें टाइम बेसिक फॉर्मूला ये तो v i तो पावर है v into i v i t ये पावर ये क्या हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम जूल्स में आंसर आएगा ऐसा यूनिट में आंसर ऐसा यूनिट में आता है। फिर यहाँ पे चौथा फॉर्मूला क्या बन जाएगा क्या उसको टाइम से मल्टीप्लाई करें तो v स्क्वायर अपॉन r को पावर थी फोर्थ फॉर्मूले में तो टाइम से मल्टीप्लाई करके टाइम v स्क्वायर अपॉन r into t। ठीक है और पांचवा फॉर्मूला क्या हो जाएगा I square into R to I square into R into power t into t। तो ये वही जूल्स लॉ बन गई तो फिर एनर्जी हीट एनर्जी भी हो सकती है। तो I square R into t I square into R पावर t t से मल्टीप्लाई करके I square R t बन गया और इसी ये जूल्स में निकाला था इसलिए हम क्या बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पहले हमने बता दिया पॉइंट समझ में आ गया आपने। तो पावर के 5 फॉर्मूले आज लगभग व्हीकल्स में सिलेबस में है और एनर्जी उसी 5 फॉर्मूले में टाइम से मल्टीप्लाई कर दो एनर्जी के 5 फॉर्मूले बन जाएंगे या एनर्जी के फॉर्मूले याद है टाइम से डिवाइड कर दो तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम पहले फॉर्मूले से। और बाकी सारे फॉर्मूले में हम पावर को जो हमारी एनर्जी है उसको टाइम से डिवाइड कर दो एनर्जी है इसको टाइम से डिवाइड कर दो पावर बन जाएगी। ये एनर्जी अपॉन टाइम पावर होती है एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। ठीक है तो ये हो गया समझ में आ गई ये आप इसको उतार दें। इसके अलावा थोड़ा सा मैं बता दूं शॉर्ट सर्किटिंग किसे कहते हैं when a live wire and neutral wire come in contact directly without any resistance in between। बीच में रेजिस्टेंस था जिससे करंट कम हो जाता है ना तो जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। कौन सी बात है I इक्वल टू V अपॉन R तो R कम होगा तो I की वैल्यू और ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा हीट पैदा होगी I स्क्वायर देखो हीट जो है वो करंट के बढ़ने से हीट भी बढ़ जाती है। अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तो रेजिस्टेंस नेगेटिव हो गया मेरी फील नहीं तो करंट क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। करंट ज्यादा होगा तो हीट बहुत ज्यादा पैदा होगी और अगर मेंस का मामला हुआ है मेंस में ऐसा हुआ है तो आपके अंदर उतनी हीट पैदा होगी आग लग जाएगी। अक्सर होता है बाहर में आता है यदि शॉर्ट सर्किट हो गया आग लग जाएगी मेंस के अंदर। लेकिन अगर आपके सेल में मेन शॉर्ट सर्किट हो गया और लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ गया तो वो रिएक्शन सेल के अंदर इतनी फास्ट होगी वो सेल थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। लेकिन तेजी के साथ रिएक्शन होगी करंट ज्यादा पैदा होगा तो वो रिएक्शन भी फास्ट होगी उस सेल की जो केमिकल्स है वो क्या हो जाएंगे सारे कंज्यूम हो जाएंगे। तो व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग यानी सर्किट छोटा होगी सर्किट छोटा क्यों बीच में रेजिस्टेंस निकल गया। तो पहले लाइव वायर न्यूट्रल वायर come in contact directly then such circuit is known as short circuit. In short circuiting whenever short circuiting takes place large amount of current is produced and sometimes this due to this large amount of heat is produced heat भी पैदा होगी
and sometimes the heat is so much high that due to this heat fire breaks out. Fire breaks out. आग लग जाती है। आप समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो शॉर्ट सर्किटिंग क्लियर हो गया। ओवरलोडिंग भाई बहुत ही बल्ब धीमा धीमा जल रहा है, टेक्नोलॉजी ओवरलोडिंग हो रही है। मतलब करंट जो आ रहा है उसमें जितना हमें यूज करना चाहिए था, हमने जितने इंस्ट्रूमेंट यूज करने चाहिए थे उससे ज्यादा पावर के इंस्ट्रूमेंट लगा दिए। जैसे कोई वो थे ना गाड़ी के अंदर 10 आदमी 4 आदमी की जगह और आप 8 आदमी बिठा दो, ये सामान जो है वो 50 किलो का है, 100 किलो का सामान उसमें रख सकते हो और आपने 500 किलो का सामान में तो कहते हो ओवरलोड भर गई बहुत ज्यादा, है ना। टीवी उसमें होता है अक्सर, जो हम सभी देखते हैं मेट्रो स्टेशन कि अगर 5 आदमी की वो है लिफ्ट, उनमें 6 आदमी आ जाए तो क्या होता है, ओवरलोड हो जाती है, चलती है। तो ओवरलोडिंग का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ टोटल पावर ऑफ द अप्लायंस वर्किंग एट द सेम टाइम, अलग-अलग करो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारे अप्लायंस एक साथ वर्क कर दो, द टोटल पावर ऑफ द अप्लायंस वर्किंग एट द सेम टाइम बिकम मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू। जितनी वैल्यू के लिए आपने वो करंट लिया उससे ज्यादा वैल्यू जाएगी पावर की, तो such combination is known as overloading. Such situation is known as overload. Overloading में क्या होता है, करंट ज्यादा फ्लो करता है, वही करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो वही बातें होंगी, यदि हीट ज्यादा पैदा होगी और हीट ज्यादा पैदा होगी तो क्या होगा, आग लग जाएगी। कभी जरूरी नहीं हमेशा लगने की चांस है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक आप इसको फटाफट निकाल दो, फिर मैं